हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के बड़े सिंपल मेथड्स हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखे हैं। और कहां सीख रखा है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स में। तो इसमें जो पहला मेथड था वो था एसिडिक हाइड्रेशन। डिफरेंस क्या आएगा बेटा? यहां पर हम लोग प्रॉपर एग्जांपल्स लेकर उस चीज को अभी थोड़ा और समझ लेंगे। तो एसिडिक हाइड्रेशन में हम H+ और OH- ऐड करते हैं वाया मार्कोनिको से। अब नेक्स्ट था मर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन। तो मर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन के लिए जो हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट था वो था मर्क्यूरिक एसीटेट का इन सम सॉल्वेंट followed by आप बता सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब मैंने बोला था कि जब भी आप ये देखोगे आप भूल जाओ कि ये सब क्या है, आप भूल जाओ कि ये सब क्या है। आप इस सॉल्वेंट को देखो और उस सॉल्वेंट के ऊपर एक्टिव हाइड्रोजन का 2 लगा दो। तो H2O को कैसे विजुलाइज करोगे? H+NOH- और इसका मार्कोनिको वेरिएशन कर दो। अब इन दोनों में डिफरेंस देते हुए एसिडिक हाइड्रेशन और मर्क्यूरेशन और रिडक्शन में जो डिफरेंस देते हुए मैंने बताया कि एसिडिक हाइड्रेशन के अंदर रीअरेंजमेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन इसके अंदर रीअरेंजमेंट क्या होगा? नहीं होगा। यही बात है, इतनी ही सी तो बात है। अब हम लोग रिएक्शंस अभी लिखना सीखेंगे, लेकिन आपको लग रहा हो कि ये सारी चीजें तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में क्यों सीख रहे हैं? हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ एल्कीन में सीख रखा है। और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी है कि आप अधिकतर चीजें एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके सीख रहे हैं, राइट? आपने जब एल्काइल हैलाइड का एक्वस केवस से रिएक्शन किया तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था? अल्कोहल बन रहा था, वही हो रहा था। अब तीसरा था हमारा बोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब इसके लिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था। कॉम्बिनेशन था B2S6 का डाइबोरेंस फॉलोड बाय H2O2। अब मैंने बोला बेटा इसको भी भूल जाओ और याद रखो कि H+NOH- का एंटी मार्कोनिको एडिशन हो रहा है, निको एडिशन हो रहा है। साथ में ये भी ध्यान में रखो कि ये कहीं पर भी फ्री रेडिकल का पाथ नहीं पकड़ रहा है, ये कहीं पर भी फ्री रेडिकल का पाथ नहीं पकड़ रहा है। अगर पूछेगा कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन था तो खुद BH3 एक क्या है? लोएस्ट एसिड है और ये खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था। सो जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो खुद आपका BH3 है, राइट? तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों रिएक्शंस में डिफरेंस करने के लिए आपको यहां पर एग्जांपल लेंगे। साथ में मैंने ये भी बताया बेटा कि जो एडिशन होता है वो SYN एडिशन होता है, और साथ में ये भी बताया कि यहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। यहां पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। We will take a proper example which will make us understand between the difference between these three processes. इन तीनों प्रोसेसेस के बीच में क्या डिफरेंस है
उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. वी विल टेक अ प्रॉपर एग्जांपल. अब ये प्रॉपर एग्जांपल क्या है? CH3 CCH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये देख रहे हो क्या? ये एक एल्कीन है और इसके 3 रिएक्शंस हम लोग आपको करने के लिए दे रहे हैं और फिर मैं उसको डिस्कस कर दूंगा. तो H प्लस H2 या H3O प्लस भी दिया रहेगा. यहां पर HgOAc होल टू H2O फॉलोड बाय NaBH4. और तीसरा रिएक्शन मैं ले लेता हूं B2H6 फॉलोड बाय H2O2. हम लोगों ने ये 3 रिएक्शन यहां पर ले लिया. हम लोगों ने यहां पर ये 3 रिएक्शंस ले लिया. अब इस 3 रिएक्शंस के अलावा भाई हम एक रिएक्शन और ले लेते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा नहीं. आप पहली बार आप ये देख रहे हो और ये मुझे यूज भी पढ़ने वाला है. ये हमारा, तो आप मुझे बताइए कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें बनेंगे. व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी. आर दे आइडेंटिकल, डिफरेंट, क्या होने वाला है ये आप मुझे बताओ. आपको इतनी चीजें कर लेनी है. तो देखो, सब लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन. तो आप लोग 30 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते हो. तो जल्दी से नोट कर लीजिए. उसके बाद मैं इस रिएक्शंस को डिस्कस कर लेता हूं. इन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. देखो, समझने वाली बहुत सारी बातें हैं. कम से कम पहले प्रोडक्ट देना आ जाएगा और तुम इसको टेस्ट पे पुट करो कि ये हमने पढ़ा. फिर जाकर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठाए तो सवाल बनने चाहिए. अगर नहीं बन रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है. हटाए इसको. अब देखो बेटा, यहां पर एसिडिक हाइड्रेशन, तो पहला रिएक्शन हम लोग बोलते हैं कि एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हैं. हम लोग पहला रिएक्शन कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रेशन. H प्लस एंड OH माइनस ऐड कर रहे हैं. H प्लस यहां अटैक कर सकता था और यहां अटैक कर सकता था. ये बातें GOC के अंदर, और GOC का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है. कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है, थोड़ा कट गया है. मैनेज करो उसको, है ना. उसको देखो, उसको 1-2 बार देखो, मैनेज करो. और बाकी तो कॉपी में है ही और आप डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हो. तो वो वीडियोस बाहर के बच्चों के लिए नहीं डाला गया, आपके लिए डाला गया ताकि आप उसको अपनी सुविधा के हिसाब से अपने पेज पर सीख सकते हो. तो H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा. अब मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि यहाँ पर क्यों अटैक नहीं करेगा. उसको डिस्कशन करने की आवश्यकता जिसको भी लग रही है, देखो जाकर क्लास. ठीक है क्या? थैंक यू. ठीक है, तो यहां पर बेटा CH3 CCH3 कार्बोकेटायन यहां पर बन गया बच्चे. राइट. अब ये एक फुल फ्लेज कार्बोकेटायन है. ये एक फुल फ्लेज कार्बोकेटायन है. तो हिट्स में मैंने एक लाइन लिखवाई, वेयर देयर इज कार्बोकेटायन थिंक ऑफ रीअरेंजमेंट. तो आपको रीअरेंजमेंट सोचना है. सोच कर देखते हैं. यहां पर जो कार्बोकेटायन बना है वो एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है. वो एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है. अगर यहां से पूरा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? 3 डिग्री बनेगा. तो एक मिथाइल शिफ्ट होगा, एक मिथाइल शिफ्ट होगा और यहां पर CH3 CCH3 प्लस CH CH3 बन जाएगा. तो यहां पर एक मिथाइल शिफ्ट हो रहा है और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद यहां पर हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया OH माइनस.
एक्चुअल में कौन अटैक करता है? वाटर। कैसे अटैक करता है? लोन पेयर से। लेकिन हम लोग उतनी मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट देते हैं कि हम लोग डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट देते हैं और प्रोडक्ट देने के बाद हम लोग क्या बना देंगे? हम लोग डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट देते हैं और प्रोडक्ट देने के बाद हम लोग यहां पर जहां पर कार्बोकेटायन है वहां पर क्या लगा देंगे? OH। तो इस तरह के प्रोडक्ट हम लोग आराम से यहां पर दे पा रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्ट हम लोग आराम से यहां पर दे पा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वी आर एबल टू गिव अ प्रोडक्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन में मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हुआ क्या? मार्कोनिको एडिशन से H+NOH- बना और चूंकि इट इज गोइंग वाया फुल फ्लेज कार्बोकेटायन, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। ये चीज क्लियर हो गई। अब जब यही काम आप क्या करते हो, सेम काम आप अगर मर्क्यूरेशन और वाटर है नहीं, और यहां पर है NaBH4। अब देखो बेटा यहां पर डिफरेंस क्या आता है ना, वो समझ लेते हैं। जहां पर जो पहला अटैक होता है वो होता है ऐसा, आप ये नहीं भी समझोगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए के लिहाज से Hg2+ यहां पर अटैक किया, Hg2+ अटैक किया, उसके साथ OAC लगा हुआ है ना। अब क्या होता है, यहां पर देखो एक फुल फ्लेज कार्बोकेटायन नहीं बन रहा। अगर ये यहां से रिंग खुल जाएगा ड्यू टू द अटैक बाय OH माइनस, हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं अटैक कौन कर रहा है, मैं बार बार बता रहा हूं, लोन पेयर ऑफ वाटर। H2O जब अटैक करेगा तो यहां पर उसको कौन सा कार्बोकेटायन विजुअलाइज हो रहा है? 2 डिग्री। और अगर यहां पर अटैक करेगा तो कौन सा कार्बोकेटायन विजुअलाइज होगा? अटैक कहां करना चाहिए? तो आप फर्स्ट स्टेप देखोगे तो बहुत जगह बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक के अंदर फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट लिखा रहता है, HgOAc OH, ये प्रोडक्ट है। ये जो पहला स्टेप है ना वो एंटी एडिशन है। देखो जब भी ना लाइफ में कहीं पे भी ट्रायंगुलर इंटरमीडिएट बन गया तो वो उस तरफ से तो अटैक होने नहीं देगा, तो वहां पर एंटी एडिशन हो रहा है। NaBH4 क्या करता है ना बेटा, इसको H- दे देता है और इसको भगा देता है एक तरीके से, लेकिन वो H- नहीं देता है। एक्चुअल में क्या करता है, ये फ्री रेडिकल का पाथ पकड़ लेता है और H डॉट दे देता है, और इसके कारण जब ओवरऑल प्रोडक्ट बन रहा है बेटा तो वो ऐसा दिख रहा है। अब आपको मैंने ना ज्यादा परेशान करने का सोचा नहीं, तो मैंने बोला कि भाई रट लो, ओवरऑल प्रोडक्ट में एंटी और सिन की बात नहीं करेंगे। दूसरा, मार्कोनिकोव एडिशन तो हो रहा है, लेकिन चूंकि फुल फ्लेज कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है इसलिए उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये बात दिमाग में घुस गई क्या? तो इसमें जो प्रोडक्ट आ रहा है बहुत सीधा शरीफ आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट आ गया, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। तो ये जो दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है, जो कि बहुत आराम से आप बना पा रहे हो। जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, जो नेक्स्ट स्टेप है CH3 CCH3 CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोगों ने किया B2S6 फॉलोड बाय H2O2, B2S6 फॉलोड बाय H2O2। अब यहां पर देखो बेटा, देखने वाली बात क्या है कि इसमें जो है ना BH3 अटैक करता है, BH3। तो BH3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, तो उसी समय यहां पर प्लस आता है और उसका एक एच इसके पास चला जाता है। तो अगर पहला स्टेप देखोगे तो इसका ऐसा दिखेगा। मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं आपको समझ में अभी आ जाएगा। तो ऐसा आ गया, उसके पास 2 एच है, इसके पास ऐसा आ गया और इसके पास अभी भी 2 एच है। क्या बी का वैकेंट पी ऑर्बिटल अभी भी अवेलेबल है? क्या अभी भी है? इसको कितने बॉन्ड बनाने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये क्या करता है, फिर एक दूसरे एल्कीन के साथ रिएक्ट करके सेम काम कर लेता है। जो चीज यहां दिख रही है वो चीज यहां भी। ये करने के बाद भी क्या इसके पास एक एच है और इसका ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं, इसके बाद भी ये काम कर लेता है। अब जब ये R3 भी बना लेता है ना बेटा, तो B के चारों तरफ इतनी क्राउडिंग है कि ये फर्दर कोई मीनिंगफुल अटैक नहीं कर पाता है। तो एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है बेटा, अगर क्वेश्चन पूछेगा घुस के कि व्हाट इज माय इलेक्ट्रोफाइल इन दिस, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है मेरा है BH3, राइट। ये पाथ जो है ना पूरा मार्कोनिकोव वाला ले रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट देख रहे हो तो प्रोडक्ट जब H2O2 यहां पर दे रहे हैं तो यहां पर ये बना दे रहा है एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ये बना दे रहा है क्या बेटा? एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो कम से कम इतना याद कर लो कि B2S6 H2O2 के साथ वो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, कन्वर्जन रटते हैं। नहीं रट पाओगे, टेक्निकली रट ही नहीं पाओगे, रटना बहुत मुश्किल होगा ना। हटाए इसको। तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol या 1-प्रोपेनॉल, कन्वर्ट प्रोपेन टू 1-प्रोपेनॉल। अब 2 तरीके में बता देता हूं। अब आप इसको याद रखने की कोशिश नहीं करना, समझना। अगर लेमन के लैंग्वेज में देखें तो हमको प्रोपीन को इस चीज में कन्वर्ट करना है, हमको इस चीज में कन्वर्ट करना है। OH बनाने के हमें कुछ तरीके आते हैं। एक तरीका तो यही आता है कि इसको पहले, इसके पहले Cl कर देते या Br कर देते, है ना। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट है तो तुम यहां पर HBr नहीं ऐड करोगे, HBr पेरोक्साइड ऐड करोगे, क्योंकि HBr करोगे तो मार्कोनिकोव हो जाएगा, HBr पेरोक्साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या डाल दिए, एक्वस KOH। तुम्हारा आंसर आ गया बच्चे, यही तो तुमको बनाना था। लेकिन अगर तुमको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो बोले अरे यार ये इतना मेहनत क्यों करेंगे, B2S6 फॉलोड बाय क्या कर देंगे, H2O2। B2S6 और H2O2 करता क्या है, यही तो करता है, यही तो करता है ना। H और OH का मार्कोनिकोव एडिशन नहीं करवाता है, क्या करवाता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करवाता है। कहानी हम सारी समझते हैं, प्रोडक्ट देने का तरीका भी समझते हैं। तो अगर हमें
कोई पूछ रहा है कि प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल कैसे बनाओगे, तो हमारे पास ऑलरेडी एक तरीका है। तरीके इनफाइनाइट हो जाते हैं आपके पास, तरीके इनफाइनाइट हो सकते हैं आपके पास, जो कि आप इस तरह से अगर अपने चीजों को समझ रखा है तो, है ना। अगर 2 प्रोपेनॉल बनाना होता तो HBr पेरोक्साइड डालते नहीं, 2 प्रोपेनॉल बनाना होता एसिडिक हाइड्रेशन कर देते, 2 प्रोपेनॉल बनाना होता मर्कुरेशन एंड रिडक्शन कर देते। अब देखो रिएक्शन समझने का पावर क्या है कि मैंने आपको 4th रिएक्शन दिया था जिसको मैंने डिस्कस ही नहीं किया। वो रिएक्शन ऐसा था, तो मैं कंप्लीट सेगमेंट आपको समझा रहा हूं बेटा कि व्हाई डूइंग वन थिंग इज फार बेटर। कि हम लोगों ने एक चीज समझ लिया और अचानक किसी ने मुझे ये क्वेश्चन दे दिया, HCOAC होल टू CH3OH। अब तुम एक गरीब बच्चे की तरह सोचो जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता। उसने क्या याद किया था? उसने याद किया था कि देयर इज समथिंग नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन, देयर इज समथिंग नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन, देयर इज समथिंग नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। तो वाटर को उसने कैसे विजुलाइज किया था? वाटर वाज विजुलाइज्ड एज H plus and OH minus. CH3OH will be visualized as H plus and CH3O minus. यही तो टेक्निक का पावर है ना बेटा, कि हम रिएक्शंस नहीं पढ़ रहे, हम रिएक्शंस के पीछे की कहानी पढ़ ले रहे हैं। तो हमें ये लिखती पहली बार देख रहे हैं, इसके बावजूद भी हमने सही बना दिया। हम लोगों ने ईथर बना दिया क्योंकि हमारा सॉल्वेंट अब वाटर नहीं था, सॉल्वेंट क्या था? अल्कोहल था, राइट। तो इवन इफ यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर एबल टू डू इट वेरी वेरी करेक्टली। आप उसको बहुत आराम से शायद कर पाए, ऐसा मैं बोल पा रहा हूं। क्लियर है? ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आपको ये चीज पता चल गया होगा कि अल्कोहल बनाने के मेजर मेथड्स हम लोगों ने सीख लिए। जहां नहीं सीखा वहां देखेंगे रिएक्शंस में, क्योंकि मैं बहुत चीजें ओवरलैपिंग नहीं रखना चाहता कि आपकी कॉपी बहुत ज्यादा भर जाए और आपको लगे कि उनको बहुत सारी चीजें याद करनी। कॉपी इतनी ही होनी चाहिए कि अगर हर दिन आप 5 पन्ने रखें तो आपको ऑर्गेनिक में, मेंस में और नीट में फुल स्कोर आ जाए। 5 पन्ने रोज मात्र। थोड़ा आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सवाल थोड़े बनाकर देखने पड़ेंगे कि कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स भी हम लोग कुछ देख चुके हैं, नहीं? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में हम लोगों ने जो पहली चीज देखी थी वो देखी थी कि डाइजोनियम सॉल्ट है और उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। एक चीज तो हमको आता है, नहीं? ये एक तरीका हमारे पास है। दूसरा हम लोगों ने देख लिया था डाउज मेथड। अरे ये तो अभी हमने देखा था ना। तो डाउज मेथड में हमने क्या किया, जब क्लोरोबेंजीन को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो नो रिएक्शन हुआ। ये तो नो रिएक्शन हो गया। और हम लोगों ने यह समझ लिया कि यहां पर Cl डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो उसको थोड़ा तोड़ना मुश्किल होगा, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए यहां पर नो रिएक्शन हुआ। लेकिन हम लोगों ने कंडीशंस याद कर लिए, थोड़ा एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए। हम लोगों ने एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए कंडीशंस याद कर लिए। Cl aqueous KOH 623 केल्विन प्लस 300 ATM। अब ये कम ज्यादा रख सकते हो, कम ज्यादा रख सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि इफ योर गोल इज टू स्कोर जस्ट 100 इन योर स्कूल एग्जामिनेशन, व्हाई टू चेंज द डाटा? डाटा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अगर आपका कोई इधर उधर का नंबर स्कोर करने का इरादा नहीं है, you want to score just 100, then keep the data simple.
कीप इट क्लोज टू एनसीईआरटी, है ना। आपको सेंस होना चाहिए कि ये है भाई 300-400 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर हमको चाहिए, तो मोटा मोटी दैट शुड बी इनफ। दिस इज नोन एज डाउज मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिनॉल। जो थर्ड मेथड है जिसको कि हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट में उसके कुछ छोटे पार्ट को देखा, तो थर्ड पार्ट इज नोन एज क्यूमीन प्रोसेस फॉर मेकिंग फिनॉल। और इंटरेस्टिंगली अगर देखोगे पिछले 5 साल में तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो थर्ड मेथड है इज क्यूमीन प्रोसेस फॉर मेकिंग फिनॉल। फिनॉल बनाने के लिए आपको क्यूमीन प्रोसेस चाहिए। तो पहले तो फिनॉल बनाने के लिए आपको क्यूमीन प्रोसेस चाहिए। तो क्यूमीन कैसे बनता है ये हम लोगों ने देखा था। ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को जब हम एन प्रोपाइल क्लोराइड और AlCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मैंने बताया था कि ये लेविस एसिड है और ये Cl- को लेकर भागता है। एक कार्बोकेटायन यहां बनता है जो कि रीअरेंज कर जाता है, और उससे जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या क्यूमीन, या IUPAC नेम होता है 2-फिनाइल प्रोपेन, है ना। IUPAC नेम होता है 2-फिनाइल प्रोपेन। तो ये हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट है क्यूमीन प्रोसेस का फॉर मेकिंग फिनॉल। हटाए इसको। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्यूमीन प्रोसेस फॉर मेकिंग फिनॉल कितना आसान और कितना सिंपल है। हटाए इसको। अब क्या है बेटा, अब तो कुछ है ही नहीं। आपने क्यूमीन लिया और एयर या कोई भी पेरोक्साइड इनिशिएटर के साथ इसको हीट करेंगे, O2 के साथ हीट कीजिए, कोई भी पेरोक्साइड इनिशिएटर। अब देखोगे जेई ने तरह तरह से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, ओ लिंक को इसके बीच में इंसर्ट कर देना है। याद रखिएगा इस रिएजेंट का कॉमन नेम है क्यूमीन, और यहां पर मैंने कोई पेरोक्साइड इनिशिएटर या एयर एंड हीट ले लिया और हमने क्या बना दिया, एक पेरोक्सी लिंक बना दिया। क्या बना दिया, पेरोक्सी लिंक इस पे बना दिया। पेरोक्सी लिंक बना दिया, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाम याद ही नहीं रखने की जरूरत है, क्यूमीन था और उसमें कौन सा लिंक डाल दिया, और हाइड्रोजन के साथ है, इसलिए एक क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिंक है। क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। अब हम लोग क्या बना रहे थे, देखो यहां पर एक एम्प्टी बताते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट देने का तरीका बताते हैं। H3O+ प्रोडक्ट देने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कौन सा मेथड सीख रहे हैं, फिनॉल बनाने का। तो इस जगह पर क्या होता कि वो फिनॉल बन जाता, तो इस बॉन्ड को यहां से तोड़कर कहां पहुंचा दो, ध्यान से देखना तुमको याद हो जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़कर यहां पर पहुंचा दो। अब जहां पर पहुंचाए हैं उस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन गए हैं, 3। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो OH तो चाहिए था, तो H के साथ तो ब्रेक नहीं करेगा, करेगा क्या, तो किसके किसके साथ ब्रेक कर दे। अब तुमने अगर ऐसे कर लिया ना, जिंदगी में कभी प्रोडक्ट देना भूलोगे ही नहीं। तुम्हारा बन गया क्या, क्या बना दिया तुमने, फिनॉल प्लस CH3C डबल बॉन्ड O लिखते डैश CH3। इस पे पैसेज पूछे जा चुके हैं, इसमें रिसेंट ईयर पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहां तक कि आजकल बड़ा आसानी से प्रोडक्ट पूछ के और कुछ कुछ पूछ लेता है कि इसका परसेंटेज बताओ, इसमें कार्बन का परसेंटेज बताओ, कुछ कुछ ऐसे हरकतें कर लेता है, और वही ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। आपके सिलेबस के अंदर की चीजें इस तरीके से मॉडिफाई करके पूछ ली जाएगी। आपको क्यों ये याद करना पड़ रहा है, क्योंकि आप स्टेप में याद नहीं कर रहे। क्यूमीन बनाने का मेथड हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट के लिमिटेशन में सीखा था। तो फ्रीडल क्राफ्ट का एक लिमिटेशन था बेटा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बोकेटायन है,
एंड जहां पर भी कार्बोकेटायन होगा वहां पर हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? अब हम लोगों ने ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया, ऑक्सीजन को क्या किया? इंसर्ट कर दिया। अब ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ये यहां चला गया, तो हमारे पास आ गया फिनॉल एंड एसीटोन। दिस इज ट्यूमिंग प्रोसेस फॉर मेकिंग फिनॉल। क्लियर है क्या? तो ये इतनी सारी चीजें तो हमारी क्लियर हो गई। अब कुछ रिएक्शंस देखेंगे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के। हटाए इसको। अब अगर देखोगे तो हम लोग रिएक्शंस भी देख चुके हैं अल्कोहल का, है ना? अल्कोहल को अगर PCl3, PCl5, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये आपको पता चल गया होगा, राइट? अब हम लोग देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल्स। ये इसके बाद हम लोग ईथर देख लेंगे और हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन इनवेरिएबली ये स्कूल गोअर्स के लिए ना लगभग 12 से 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा नंबर है कुछ लोगों के लिए जिनको पास करना है, उनके लिए तो बड़ा नंबर है। तो फिनॉल का पहला रिएक्शन हम लोग बड़ा आसानी से देख चुके हैं कि अगर फिनॉल को Br2 एक्वस में रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? क्या बनेगा बेटा? इसके दूसरे, चौथे और छठे लोकेशन पर ये Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। OH इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इसके सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ लोकेशन पर ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बनने वाला है। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनने वाला है। ये एक चीज क्लियर है। अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहते हो तो आपको फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ एक्वस मीडियम में न करके इन CH2 करना चाहिए। इन CH2। CH2 एक एपोलर सॉल्वेंट है, और एपोलर सॉल्वेंट में OH ग्रुप मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और इसीलिए इसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये चीज क्लियर है। अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि जेई एडवांस कैसे क्वेश्चंस बनाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जेई एडवांस कैसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनाता है, कि क्यों एनसीईआरटी को ध्यान रखकर अगर हम लोग क्वेश्चन डिजाइन करते हैं तो वो क्वेश्चन स्ट्रेट आ जाता है, और तब लोगों को लगता है कि नहीं ये ठीक से अनसीन क्वेश्चन या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया। अनएक्सपेक्टेड नहीं होता बेटा, आपके सिलेबस की चीजों में आपके थॉट प्रोसेस को जज किया जाएगा, ना कि आपके रटने की कला को। क्लियर है क्या? हटा इसको। ये दो चीजें आपको क्लियर है। अब सेम वे अगर आप थर्ड फिनॉल को HNO3 कॉम के साथ रिएक्शन करेंगे, HNO3 कॉम के साथ करेंगे तो क्या होगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिलेगा। NO2 NO2 और देखिए तो हम लोग ये बना चुके हैं क्या? इसका नाम क्या था? पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड है। अगर हम पहले मैं इसको लिख लेता हूं, उसके बाद में 2-3 एस्पेक्ट्स यहां पर कवर कर लूंगा।
तो यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बन रहा है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन स्टीम वोलाटाइल है या किसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो देख सकते हो बेटा यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसका H प्लस इसके O माइनस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जबकि इसमें क्या होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटता है और इस तरीके से हम आराम से याद कर सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। तो यहां पर हम लोग याद कर सकते हैं कि एज इंट्रामोलिकुलर hydrogen bonding is present in orthonitrophenol so it has lower boiling point than पैरा नाइट्रोफिनॉल, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा वही स्टीम वोलाटाइल होगा। तो जो लो मेल्टिंग सब्सटेंस, लो बॉइलिंग सब्सटेंस होते हैं वही हमारा स्टीम वोलाटाइल होगा, वही हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी जाएगा अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है, तो काफी ड्रास्टिकली डिफरेंट है, तो है ना। तो यहां पर ये चीज तो क्लियर हो गई। अब देखो आईआईटी क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी के इसे बनाता है, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। मुझे चूंकि ये याद है क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे थे एनसीईआरटी को खोज खोज कर अर्ली डेज में कि किस तरह के क्वेश्चंस डिजाइन कैसे होते हैं। तो डिजाइन ऐसे होता है कि एनसीईआरटी लिखता है नाउअडेज phenol can be picric acid can be prepared by treating phenol with sulfuric acid and then further treated with HNO3. Can you write this reaction? है ना। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहे हैं तो 2,4 डाइसल्फ्यूरिक फिनॉल बन रहा है, ऐसा उसने लिख रखा है। आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, ऐसा एनसीईआरटी के अंदर जहां पर भी उन्होंने फिनॉल डिस्कस किया है। तो सम ईयर आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, आईआईटी गिव दिस क्वेश्चन, IIT gave this particular question. It gave this question like this कि यहां पर OH है और SO3H है, SO3H है और आपने कॉन्क HNO3 डाला। तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, आई हैव फॉरगॉटन द ईयर, बट आप चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर में। और उसके पहले आप एनसीईआरटी की लाइन चेक करना कि क्यों कहीं पर भी अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ कैन यू राइट दिस रिएक्शन, या खास करके अगर आप नीट के स्टूडेंट हो बायो में देखोगे बहुत जगह लिखा रहता है कैन यू काउंट, कैन यू डिफरेंशिएट, तो वो एक प्रॉपर इंडिकेशन है कि वहां पर नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए बहुत बार ये जरूरी है कि आप हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने का तरीका सेम ही है, हियर एंड देयर आपको कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियर होने वाली है बेटा कि इस तरीके से जे एडवांस का क्वेश्चन है तो ये आया। तो ऐसे ग्रुप ना आराम से डिस्प्लेस हो जाते हैं, एनसीईआरटी ने ऐसे अपने लाइन में लिखकर बता दिया, उसने कुछ रिएक्शन लिखा नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो वो SO3H ग्रुप को हटाकर क्या जोड़ने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आजकल पिक्रिक एसिड ऐसे बनाया जाता है। इससे सीख क्या सकते हैं
कोई बच्चा जो क्लासेस नहीं जा रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, कोचिंग भी नहीं जा रहा है और सिर्फ एनसीईआरटी को बहुत माइन्यूटली पढ़ रहा है, तो वो क्या क्या सीख लेता कि शायद SO3H ऐसा ग्रुप आसानी से हट जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होते हैं ना बेटा SO3 लगने वाले, वो रिवर्सिबल होते हैं और कोई भी इस तरह का स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल उसको डिस्प्लेस कर सकता है। रिवर्सिबल है इसका मतलब है SO3 खुद एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो उधर भी रहकर खुश हो सकता है। दूसरी चीज क्या है जो सीखने वाली है कि यार यही क्यों बना, तीसरा क्यों नहीं लगा, तो बता चुके हैं कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन तभी पॉसिबल है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एंड स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहां पर तब भी 2 लग गया, 2 लगने के कारण ये रिंग क्या हो गया होगा, डीएक्टिवेटेड हो गया होगा, इसलिए ये तीसरा अटैक ही नहीं कर पाया। तो एनसीईआरटी ने उस 3 या 4 लाइन के अंदर ये सारी बातें बस आपके लिए छोड़ दी हैं कि इफ यू आर इंक्विजिटिव, अगर आप एक गुड लर्नर हो तो कम से कम अपने से रिएक्शन लिख सकते हो। तो उसने कुछ नहीं किया कि फिनॉल को आजकल H2SO4 के साथ फ्यूज करके उसके बाद कॉन्क HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ये सेम मेथड का एक लर्निंग तुम फिनॉल के बनाने में भी यूज कर सकते हो। फ्यूजिंग SO3H है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड विथ KOH एक्वस, अगर फ्यूज करोगे ना तुम देखो क्या बन जाएगा, फिनॉल। मतलब SO3H ऐसा ग्रुप बहुत आसानी से हट जाता है, SO3H ऐसा ग्रुप बहुत आसानी से हट जाता है, OH माइनस उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह हटा दे रहा है। इतनी चीज क्लियर हो गई बेटा। अब यहां पर फिनॉल के साथ हम 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीखेंगे, एक का नाम है रीमर टीमर। इसको मैं बहुत आसानी से सिखाऊंगा, हो सकता है कि जो एक्चुअल मैकेनिज्म है उससे स्लाइड डेविएशन रहेगा, इसके बावजूद आपकी लर्निंग पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है ना। आपको मैं सिंपली ये सिखा रहा हूं कि यहां पर क्लोरोफॉर्म ले लो बेटा, क्या ले लो, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। आपने क्या ले लिया बेटा, क्लोरोफॉर्म एंड KOH ले लिया। अब जरा इस रिएक्शन को देखते हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH जहां पे भी देखते हो ना तुम बना लो कार्बीन। क्या बना लो बेटा, कार्बीन्स। ये है कार्बीन्स, और कार्बीन्स 2 तरह का होता है, लेकिन अगर Cl के साथ देखो ना आंख बंद करके मानो कि ये सिंगुलरिटी होगा। ऐसे क्वेश्चन तुमको पूछे नहीं जाने चाहिए, बट आलतू फालतू के जितने कोचिंग क्लासेस हैं वो लोग ये सब पूछते रहते हैं, कहीं ना कहीं से छोटे छोटे लाइंस जेडी मार्क्स से उठाकर आपको देते रहते हैं और बच्चे परेशान होते रहते हैं। आपको इन सब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। CCl2 हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा जाना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CCl2 है। इसको आप खुद से भी बना सकते हो। देखो क्लोरीन एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रहने के कारण एसिडिकेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये एसिडिक है, तो CaCl3 को जो बेस मिलता है, CaCl3 को जो बेस मिलता है तो वो क्या कर देता है, एक एसिड बेस रिएक्शन करवा देगा और CCl3 माइनस बना लेगा। अब जरा गौर करो कि Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो चाहिए था इलेक्ट्रॉन, इतना भरपूर मात्रा में मिल रहा है, एक तो लेके भाग जाएगा। क्या हुआ, CCl2 बन गया। What it has formed? कार्बीन्स बन गया ना बेटा, CCl2 बन गया। क्या बन गया, CCl2।
यही मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, तो रीमर टीमन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, आप ज्यादा नहीं समझना चाहते हो तो याद कर लो, कार्बीन्स होता है। नाम क्या होता है उसका, CCl2। अब हम लोग सब लोग समझते हैं बेटा कि कभी भी फिनॉल एसिडिक इनफ होता है, वो KOH के साथ किस फॉर्म में रहेगा, O- के फॉर्म में रहेगा। देखो ध्यान रखना, अगर ये शायद O- के फॉर्म में नहीं रहता ना, तो कभी भी वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करता। CCl2 भी एक वीक ही इलेक्ट्रोफाइल है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे जनरली O- के फॉर्म में है। अब थोड़ी देर के लिए हम आपको बहुत सिंपल सा समझा देते हैं कि CCl2 यहां पर जब अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा। मैं बाईपास कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। CCl2 माइनस बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, CCl2 माइनस बन जाएगा, क्योंकि जब भी E+ आता था तो क्या बन जाता था, E। तो अगर न्यूट्रल वाला आया तो क्या बन जाएगा। अब देखो बेटा, CCl2 माइनस ऐसे तो कभी रहता नहीं है, तो अगर इसको हम प्रोटोनेट कर दें तो ये इस फॉर्म में रहेगा, CHCl एक्वस KOH डालोगे, एक्वस KOH डालोगे, KOH डालोगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, RH का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा। नहीं, याद रखो कि Cl हट गया और OH लग गया। एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 H है तो इसको बोलते हैं जेमिनल डायोड। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये वाटर हटा दो, रिमूव वाटर, आपको क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड बन गया बेटा। तो यही हमारा प्रोडक्ट हो गया सैलिसल्डिहाइड। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो अगर आप सिर्फ रटना चाह रहे हो तो हमें दो चीजें रटनी है, एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है कार्बीन्स। अभी तक मैंने जितनी बार बोल दिया, क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाना चाहिए। और प्रोडक्ट का नाम है सैलिसल्डिहाइड। जनरली अगर इसका ऑर्थो ब्लॉक नहीं है तो मेजर प्रोडक्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑर्थो। ठीक है, इसमें बहुत सारे फंडे होते हैं, बट मैं बेसिक आपको बता रहा हूं। और अगर ऑर्थो ब्लॉक है तो पैरा पर भी सब्स्टिट्यूशन होगा, और समटाइम्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन पैरा पे होता है, जो कि आपको मैं कभी बताऊंगा। इसमें भी आईआईटी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, एक मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट का करके, वो मैं आपको कभी और करवाऊंगा। बट आपको इतनी चीजें पता होगी बेटा कि रीमर टीमन में हम फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं? फिनॉल। उसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। तो फिनॉल को तो छाप लो, यहां पर क्या आ गया? एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसको हम लोगों ने कार्बाइल एमाइन टेस्ट में भी देखा था। तो रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो गया बेटा? CCl2 विच इज नोन एज कार्बीन्स। ये बात क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट आते हैं बेटा वो समझते हैं। इसको बोलते हैं कोलबेज। नेक्स्ट रिएक्शन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। अब इसमें क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉल ले लिया, यहां पर CO2 ले लेते हैं प्लस KOH। जी भी देखो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे है समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना कंसिस्टेंट है, आप इस चीज को समझो। ये दिख रहा है क्या? CO2
इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ लो, C डबल बॉन्ड O माइनस और यहां पर क्या आ गया प्लस। इलेक्ट्रोफाइल है ना, लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल है। एटलीस्ट वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज टेलिंग अस कि CO2 इस तरह का दिख सकता है। क्या करेंगे, आपको कुछ करना है क्या, आप बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन पर क्या जोड़ दोगे, इलेक्ट्रोफाइल को, और इसको कभी O माइनस रहने देते हैं क्या, किसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां से जो बन जाता है बेटा वो बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड। यहां से बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड, यहां से बन जाता है बेटा सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है, हटा इसको। तो रीमर, टीमन एंड कोलबेश के अलावा नेम रिएक्शन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रोमीन एक्वस, ब्रोमीन इन CH2, HNO3 कॉन्क, HNO3 डाइल्यूट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल, इस तरह की चीजें आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, तो आप आराम से इस सेक्शन से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट। सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये R है, ये CH2OH है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स। ये 1 डिग्री अल्कोहल्स है। जब आप इसको PCC के साथ रिएक्शन कराओ, PCC बोले तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। पिरिडीनियम आपको PCC याद रख लो। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके रिएक्शंस देना बहुत आसान है। आप क्या करो, फंक्शनल ग्रुप का एक H हटा दो और उसके बगल वाले का एक H हटा दो, दोनों का एक H हटाना, इसी को तो हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये हो गया, क्या बन गया बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसको याद कर लो, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC प्रोड्यूसेस कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। ये क्लियर है। मतलब PCC का काम क्या है, CH2OH, मतलब दारू के ठेका पर जाना है, OH का H और ठेकुआ का एक H उखाड़ के लेके आ जाना है ना, वही चीज है। यही तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है। ये क्लियर है। अब अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये RCOH में कन्वर्ट करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड with KMnO4 and with PCC it will go to corresponding aldehyde, right? अब ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। तो यहां पर अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, और थोड़ी देर के लिए मैं बोलता हूं ना कि ऐसे मान लो कि NaBH4 इज ओनली फॉर एल्डिहाइड एल्कीटोन, मतलब ऐसा हमेशा सही नहीं होगा।
लेकिन आपके सिलेबस के लिए तो ये मान ही लो कि NaBH4 एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैक नहीं करेगा, एस्टर को अटैक नहीं करेगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस, राइट। तो यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोगे, H2 निकेल दोगे, तो ये क्या करेगा, इसको वापस अल्कोहल में कर देगा। तो ये सम थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि पीसीसी से प्राइमरी अल्कोहल कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हो रहे हैं, they are getting reduced to corresponding aldehyde and ketone, corresponding aldehyde और कीटोन। कब प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बन जाएगा। किससे? पीसीसी से। KMnO4 से करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल does not react under the normal condition, नॉर्मल कंडीशन के अंदर टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्विकली से इस रिएक्शन को प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, बड़ा सिंपल सा, CH3OH है प्लस PCl5A, ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। तुम रिएक्शंस देखोगे तो अभी तक बहुत लोगों को याद हो जाना चाहिए था, KCl BH प्लस C लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड D PCC E। तो आइडेंटिफाई ABCD। अब यहां पर बड़ा आसान है, देखते जाओ। OH को हटाकर क्या लगा दिया? OH को हटाकर लगा दिया Cl, यही तो मेरा A है, यही तो मेरा A है। Cl को हटाकर लगा दिया Cn, यही तो मेरा B है। दिख रहा है क्या? Cn का हाइड्रोलिसिस करके COH बना दिया, यही तो मेरा क्या है? C है। दिख रहा है क्या? अब COH को रिड्यूस करेंगे, COH को रिड्यूस करेंगे तो CH3 तो CH रह गया, ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया? CH2OH में, यही तो मेरा D है। और अगर प्राइमरी अल्कोहल को PCC के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो CHO में कन्वर्ट होता है, यही तो मेरा E है। तो आप बिना मेरे रिएक्शन को देखे हुए, मेरे आंसर्स को देखे हुए आप आराम से कर सकते हो। और यही तो आपको सीखना है, आपको यही तो सीखना है कि एक रिएक्शन सीखा, ये OH को हटाकर Cl लगाता है, ये Cl को हटाकर Cl लगाता है, ये Cn को हटाकर COH लगाता है, COH रिड्यूस होने पर CH2OH बनता है और OH CH2OH का PCC करेंगे तो इसका एक H और इसका एक H हटा देंगे तो क्या बनेगा? CHO बनेगा। क्लियर है क्या? तो इस तरह के सीक्वेंस से क्या हो रहा है, आप जरा गौर से देखो मैंने क्या किया। मेथनॉल से इथेनॉल कैसे बनाएंगे? कन्वर्ट कर दिया। मेथनॉल से एथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे? ये बता दिया। अगर मैं थोड़ा और भी पीछे चला जाता और मैं बोलता कि HCHO NaBH4, मैं थोड़ा और पीछे चला जाता और बोलता है HCOH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आपको ये देखकर एक रिएक्शन का या एक क्वेश्चन लग रहा है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। हाउ विल यू कन्वर्ट मेथनोइक एसिड टू एथेनोइक एसिड? कवर। हाउ विल यू कन्वर्ट
methanol to ethanol covered. How will you convert methanol to ethanol covered? और बीच के तो जो कवर्ड हो गया वो तो मैं जोड़ ही नहीं रहा। ऐसा एक सीक्वेंस दे देता है 3 क्वेश्चन का, उसमें 5 नंबर आ जाता है। तो नंबर लाना कितना आसान है, दैट टू एट ए स्कूल लेवल कैन बी डन इन अ सिंगल क्वेश्चन। एक 25-30 क्वेश्चन मतलब 25-30 ऑप्शन निकालने के लिए दे दिया जाएगा, तो आपके सारे रिएक्शंस उसमें प्रॉपर्ली कवर हो जाएंगे। हटा इसको। तो ये चीज हो गया। आप प्राइमरी अल्कोहल को देखो बेटा, होता क्या है, जब आप वर्कबुक बना रहे होते हैं ना, आप ये ऐसे ही लिख लेते हो RCH2OH। बेटा थोड़े तुमको बुझा जाएगा, तुम अपने आप को आईना में देखो, ठीक है, और खुद से सवाल करो कि हमको इससे क्या पता चल रहा है। हो सकता है कुछ भी पता नहीं चल रहा, लेकिन तुम क्या करो, छापना चालू करो CH3OH PCC। अब इस ऐसा ही लाना है, तो ऐसा लाना है तो एक H ही बाहर निकालना पड़ेगा, तो क्या बन गया SCH2। 10-12 तो लिखोगे ना तो लगेगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे यही करना है क्या। तो आगे ये चीजें तो हो क्या रहा है ना, देखिए दिक्कत कहां आ जाती है कि आपको चिंता बोर्ड में पास करने की भी है, लेकिन ये चिंता ना 20 दिन 25 दिन या 4 महीने के बाद की है। आप आज भी एंजॉय करना चाहते हो, दोनों चीजें नहीं हो सकती है ना। मैं हमेशा बताता हूं कि बड़ा सिंपल है, वर्क हार्ड एंड फील फ्री आफ्टर एग्जाम। और नहीं तो 3 दिन तो आपको एक्टिंग करने में लग जाएगा। अगर रिजल्ट खराब होगा तो 3 दिन आपको घर में उदास रहने का एक्टिंग करना पड़ेगा। आप उदास हो चाहे नहीं हो, ज्यादा हंस दीजिएगा तो कोई ना कोई घर याद देगा। 3 दिन एक्टिंग करने में, 3 दिन में 72 घंटे होते हैं। अगर 3 दिन अच्छा रिजल्ट आ गया तो 72 घंटे में आप उतना एंजॉय कर लीजिएगा जितना कि आप एक साल में नहीं कर सकते। तो 3 दिन जो आपको एक्टिंग में खराब होगा मोहित, वो बड़ा दिक्कत होगा कि ऐसे बैठे हुए नहीं, खाने का मन नहीं करता, बन गया मनपसंद खाना, अब कैसे खा लेते उसलिए, है ना। तो अगर 4-5 एग्जाम दे रहे हैं तो 4-5 रिजल्ट खराब हुआ, 2-2 दिन की एक्टिंग में 10 दिन बर्बाद। तो इसलिए इसको अभी प्रैक्टिस कर लो बेटा, बहुत आसानी से ये चीज बताई जा रही है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, एक्शन ऑफ कॉपर एंड हीट ऑन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। Action of copper and heat on 1 degree and 2 degree and 3 degree alcohols। प्राइमरी अल्कोहल को अगर कॉपर के साथ 573 केल्विन पर, ठीक है, अगेन टेम्परेचर आप एनसीईआरटी से बोरो कर लेना, मोरलेस दिमाग में रखो 300 से 350 डिग्री सी के बीच में अगर आप हीट करते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनता है। जब सेकेंडरी अल्कोहल को करते हो ना तो क्या बनेगा बता दो, कीटोन बनेगा। अबे वो क्या है, इसका H जा रहा है, इसका H जा रहा है, मैथ की तरह देखो तो आपको दिख जाएगा, कीटोन बनता है। और जब टर्शियरी अल्कोहल को करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन बनता है। ये थोड़ा डिफरेंट है, नहीं थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर कॉपर के साथ 573 केल्विन पे करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल की कहानी यही है कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा और 3 डिग्री अल्कोहल कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन देगा। ये आप आराम से याद करके रख सकते हो। हटाए इसको। अब हम लोग देखेंगे ईथर एंड ब्रेकिंग ऑफ ईथर्स और हमारा बहुत काम आसानी से खत्म हो जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स,
प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर मैं जो सबसे पहला काम करूंगा ना बेटा, वो करूंगा हीटिंग ऑफ अल्कोहल्स at various temperature. अल्कोहल को वेरियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या होता है ये हम लोग समझेंगे विथ कॉम H2SO4। थोड़ा ये सब पार्ट ना आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है, लेकिन मैं मान कर चलता हूं कि आप लोगों ने क्लास 10th में क्या ही पढ़ा होगा। तो पहला एट 100 डिग्री C CH3 CH2OH H2SO4 को जब आप 100 डिग्री के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 100 डिग्री पर रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जब एट 140 डिग्री C करते हैं H2SO4 के साथ, तो डाई इथाइल ईथर बनता है। और जब यही काम एट 160 to 180 डिग्री एंड एबव करते हैं, तो एल्कीन बनता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब माइनस वाटर निकल रहा है और डिहाइड्रेशन होता है। देखो कहानी बड़ी सिंपल है कि लो टेम्परेचर हमेशा सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, हाई टेम्परेचर हमेशा एलिमिनेशन को फेवर करेगा। और यहां पर जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है, जो कॉम्पीटिंग न्यूक्लियोफाइल है वो भी चेंज हो जा रहा है। तो ये चीज तुम ध्यान में रखना कि 100 डिग्री C पर SO3H सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यहां पर खुद अल्कोहल का दूसरा वाला ग्रुप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, और यहां पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पाथवे क्या है, पहले इसको समझते हैं कि पाथवे क्या है और क्यों इस तरह की चीजें पॉसिबल हो पाती हैं अल्कोहल के केस में। तो देखो बेटा, पाथवे बड़ा सिंपल है। जैसे H+ दोगे ना, ये बन जाएगा ROH2+ एंड H2O हट जाएगा और बन जाएगा R+। और जहां पर भी कार्बोकेटायन बन गया ना, आप मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी से लिख लो कि कार्बोकेटायन कैन डू फॉलोइंग 4 थिंग्स। कार्बोकेटायन कैन डू फॉलोइंग 4 थिंग्स। पहला, इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देख चुके हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। दूसरा, इट कैन एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर न्यूक्लियोफाइल। तीसरा, इट कैन एक्ट एज एन एसिड टू लूज H+। जो जब एल्कीन बन रहा है बेटा, तो कार्बोकेटायन ने अपना H+ लूज कर दिया और वहां पर एसिड की तरह काम कर रहा है ना। इट्स हैपनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लस साइन ऑन नेबरहुड कार्बन, राइट। एंड फोर्थ, इट कैन रीअरेंज। And this is why you should be very careful when you are dealing with a carbocation. तो कार्बोकेटायन बन रहा है
तो थोड़ा ठहर जाइए और देख लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन तो आप रूल आउट नहीं कर दे रहे जो रीअरेंजमेंट से बन रहा है। ठीक, तो ये पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर में अल्कोहल्स को 140 डिग्री सी पर हीट करके कॉन्केस्टोसोफोर के साथ ईथर बनाया जा सकता है, और हीटिंग ऑफ अल्कोहल्स के ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा पाथ ले रहा है बेटा, कार्बोकेटायन का पाथ ले रहा है। जो सेकेंड मेथड है, ऐसे एक मेथड हम लोग और सीख चुके हैं, एल्कोक्सी मर्कुरेशन। जब मर्कुरेशन कर रहे थे तो जब मैंने वाटर की जगह अल्कोहल का मीडियम लिया था तो क्या बन रहा था, ईथर बन रहा था। तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो जब आप Rx 1 डिग्री को R1O माइनस Na+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो RO R1 मिलता है। दिस सिंथेसिस इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इससे जेईई एडवांस के अंदर मैचिंग पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं। एनसीईआरटी के इनफैक्ट सॉल्ड एग्जांपल से भी बनाए गए हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, लिटरली x माइनस चला जा रहा है और न्यूक्लियोफाइड उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। अब हर बार की तरह ये 1 डिग्री है, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री इस कंडीशन में क्या चला जाएगा, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट दे देगा, ना कि सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट देगा। ठीक, तो यहां पर इस तरह की चीजें लिखी जाती हैं बेटा। ये एनसीईआरटी का मैं सॉल्ड एग्जांपल ले रहा हूं जो कि आईआईटी हूबहू यूज कर चुका है, सिर्फ फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन चेंज हुआ है। एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल बोलता है कि हमको ये ईथर बनाना है, और उसके लिए कोई भाई साहब ने ये काम कर दिया, उन्होंने ये कमाल कर दिया है ना। उन्होंने इसका हैलाइड ले लिया, क्लोराइड ले लिया, कुछ भी ले लिया, ब्रोमाइड ले लिया, और इसका CH3O- Na+ ले लिया। इसको बनाने के लिए उन्होंने ये वाला रिएजेंट ले लिया। क्या उन्होंने सही किया? क्या उन्होंने सही किया? तो भाई ये एक रॉन्ग पाथवे है, ये एक रॉन्ग पाथवे है। देखो तो मैंने क्या लिखवाया कि Rx शुड बी 1 डिग्री, Rx शुड बी 1 डिग्री, और भाई साहब ने क्या ले लिया, Rx वाला 3 डिग्री। अगर एक्चुअली आप ये रिएक्शन करवाओगे ना तो क्या होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा, आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर यहां से Br हटा दो, कहीं से H हटा दो, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो व्हाट शुड हैव बीन द एप्रोप्रिएट मेथड? व्हाट शुड हैव बीन द एप्रोप्रिएट मेथड इज कि आप इसका क्या ले लेते हैं, Br। सो द एप्रोप्रिएट मेथड शुड हैव बीन CH3Br प्लस CH3 CCH3 CH3O माइनस Na+ या K+, जो भी आप, ये हमारा सही तरीका होता। एनसीईआरटी ने के इसी क्वेश्चन को जेईई एडवांस ने मैचिंग में डालकर 4 नंबर या 6 नंबर का मैचिंग पूछ रखा है। आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसको देख सकते हो। क्लियर है क्या? तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर प्रोडक्ट कैसे दिए जाते हैं आप ये देखें। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर प्रोडक्ट कैसे दिए जाते हैं आप ये देख लीजिए, है ना, बहुत आसान। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा वो देखते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ईथर्स यूजिंग HX।
ब्रेकिंग ऑफ ईथर्स पढ़ लीजिए, ब्रेकिंग ऑफ ईथर्स विथ HX। तो यहां पर बड़ा सिंपल है बेटा कि अगर आप ROR1 है और HX के साथ रिएक्शन करवाते हो, और यहां पर ये ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट इन एक्सेस, अगर एक्सेस में होगा तो कहानी और हो जाएगी। तो बनेगा बेटा ROH प्लस R1X। अब एक के पास, एक ग्रुप के पास H चला गया, OH चला गया, और दूसरे के पास X आ गया। अब किसके पास H जाएगा और किसके पास H जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पाथवे ले रहा है, SN1 का लेगा कि SN2 का लेगा। मैं आपको स्ट्रेट लिखवा दे रहा हूं। इफ देयर इज स्ट्रेट एलिफैटिक चेन X goes to a smaller group। X goes to a smaller group। तो पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर CH3 CH2OCH3 को HBr के साथ रिएक्शन करवाएगा, इसको HBr के साथ रिएक्शन करवाएगा बेटा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2OH। देखो Br किसके पास जा सकता था? इसके पास और इसके पास। इसमें स्मॉलर ग्रुप कौन सा है? इसलिए ये हमारा करेक्ट प्रोडक्ट होगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पाथवे है, तो पाथवे बड़ा सिंपल है बेटा, पाथवे है SN2 का। लिखिए, इफ there is branching at O and can visualize (3° carbocation X goes to that location where you can see more stable carbocation। where you can see more stable carbocation, जहां पर आप more stable carbocation देख पा रहे हो वहां पर जाएगा। मैं इसके एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगेन आपको सेम क्वेश्चन मिला और CH3 OCH3 प्लस HBr दिख रहा है। अब क्या होगा? अगर आप Br यहां दोगे तो आपको 1° कार्बोकेटायन पर Br देना पड़ रहा है, और अगर आप Br यहां दोगे तो आप कहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन विजुअलाइज हो रहा है? और जो पाथवे अगर पूछता है बेटा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? SN1। अब थर्ड केस यहां पर लेते हैं बेटा कि एक साइड अगर बेंजीन रिंग है, एक साइड क्या है? बेंजीन रिंग, और इधर कोई भी ग्रुप है, इधर कोई भी ग्रुप है। ये भी क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। मैं जेईई एडवांस की बात बता रहा हूं बेटा कि समटाइम्स हम लोग फंडामेंटली अगर क्लियर है तो सबसे पहले आईआईटी तो निकल जाएगा। रैंक की कहानी भी फंडामेंटल से ही चालू होती है कि अगर आपने 5 का रैंक की प्रिपरेशन कर लिया है, तो जो बच्चा 5 का रैंक लाने के लिए आज से 1 महीने बाद प्रिपेयर हो जाएगा, वही बच्चा 500 रैंक तक पहुंच पाएगा। जो बच्चा 500 रैंक तक प्रिपेयर हो जाएगा, वही बच्चा 100 तक पहुंच पाएगा। तो ये कहानी बड़ी सिंपल है।
कि अगर एक साइड आपको ऐसा दिख रहा है, मतलब फिनॉल बन रहा है तो बना दो, और दूसरे वाले को एक्स दे दो, इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथवे SN1 है कि SN2 है, इन बोथ द केसेस फिनॉल तो बनेगा ही बनेगा। दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ ईथर्स विथ HX। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट होते हैं तुम्हारे लिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट होते हैं तुम्हारे लिए कि इस तरह के क्वेश्चन ये एडवांस में आ चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी डायरेक्टली आ सकते हैं क्योंकि इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, जितने भी जगह पर तुमको ये दिख रहा है HNO3 + H2SO4 दिख रहा है, बेटा बताओ क्या करोगे? बेंजीन रिंग पर क्या जोड़ने वाले हो? NO2 जोड़ने वाले हो। अब ये कैसा ग्रुप है? ये कैसा ग्रुप है? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो बस यही तो करना है कि अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ गए तो हम ऑर्थो या पैरा पे इसको जोड़ देंगे, है कि नहीं? अगर हमें CH3Cl + AlCl3 दे रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे बेटा? ऑर्थो या पैरा पे कौन सा ग्रुप जोड़ देंगे? CH3। इसके आने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना जानना कि ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है प्लस ओपी डायरेक्टर है। अब देखो, ये जो क्लासेस हो रहे हैं ना, वो जूनियर बच्चों के भी हो रहे हैं, तो जो रट रहे होंगे ना, वो अपने बैच से ही नहीं आपसे भी आगे निकल जाएंगे।